हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू बुतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के टॉपिक फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन के फेराडे के नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस में जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य का अपघटन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, वह कैटायन व एनायन बनते हैं। जो कैटायन होते हैं वो कैथोड की ओर मूव करते हैं और एनायन है वो एनोड की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कॉपर सल्फेट, जब इसका विद्युत अपघटन होगा तो कॉपर 2+ आयन और SO4 2- आयन बनेंगे। इस डायग्राम में भी बता रखा है इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड जब के सेटअप में दो इलेक्ट्रोड है, एक तो कैथोड है, जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो कैथोड होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है वो एनोड है। जब विलयन में इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गए। ये पॉजिटिव आयन जो है मतलब कैटायन है वो कैथोड की ओर मूव करते हैं और वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो एनायन है वो एनोड की ओर मूव करते हैं। इस इलेक्ट्रोलिसिस के मैकेनिज्म को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl का जब आयनन होता है तो H+ और Cl- आयन बनते हैं। H+ कैथोड की ओर मूव करते हैं और कैथोड में जाके उनका अपचयन हो जाता है, और अपचयन होने के बाद H2 गैस बनती है। क्लोराइड आयन है वो एनोड की ओर मूव करते हैं, ऑक्सीकरण हो जाता है और Cl2 गैस बनती है। तो एनोड या कैथोड पे जाके कैटायन एनायन किसी कैटायन या एनायन का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होकर फिर जो पदार्थ बनता है वो उन इलेक्ट्रोड पे या तो जमा हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को समझाने के लिए फेराडेज ने दो नियम दिए थे जिनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा हुए या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। इसको यदि हम इक्वेशन के रूप में लिखना चाहे तो W is proportional to Q. W is the mass of the substance deposited by passing Q charge. तो यह Q तो आवेश की मात्रा है और W उस पदार्थ का मास है, द्रव्यमान है, जो कि किसी इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हुआ है। परंतु हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू IT। I यहाँ पे धारा का मान है एम्पियर में और T सेकंड में टाइम है। तो Q इज इक्वल टू IT होता है तो हम ये लिख सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू IT, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स टू करेंगे तो W इज इक्वल्स टू ZIT। Z यहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, और ये उस किसी पदार्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। यदि इस इक्वेशन में हम I बराबर 1 एम्पियर ले और T बराबर 1 सेकेंड ले, W बराबर ZIT इक्वेशन में I बराबर 1 एम्पियर ले और T बराबर 1 सेकेंड, इसका मतलब Q हो गया इसका 1 कूलम। तो इस इक्वेशन में I और T की वैल्यू 1 रखने पे हमको मिलता है W बराबर Z। तो हम यहाँ पे फिर Z को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई किसी भी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो कि किसी विलयन में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसी से कंटिन्यू, फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन का फेराडे का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार जब समान
मात्रा में विद्युत धारा अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन से प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड्स पर जमा हुए या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों या तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे 3 अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन लिए हैं, तीनों में इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। एक में डाइल्यूट H2SO4 है, एक में कॉपर सल्फेट है, एक में AgNO3 सॉल्यूशन है। जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो डाइल्यूट H2SO4 में जो रिएक्शन होगी उसके बाद कैथोड पे हाइड्रोजन गैस फ्री होगी, मुक्त होगी। कॉपर सल्फेट के विलयन में कैथोड पे कॉपर जमा होगा, डिपॉजिट होगा। AgNO3 में कैथोड पर सिल्वर जमा होगा। तो जब इनमें तीनों विलयनों में समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये मेजर किया गया कि हाइड्रोजन कितनी मुक्त हुई, कॉपर और सिल्वर कितने कितने डिपॉजिट हुए। तो ये पाया गया कि इन तीनों की वेट जो है, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर, उनके वेट का रेशियो ये होता है 1:31.78:107.88, जो कि इनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में है। ये जो रेशियो है वो, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है, कॉपर का 31.78 है और सिल्वर का 107.88 है। तो इससे हमको ये पता चला कि जब समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो भी मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, W इज प्रोपोर्शनल टू E। E यहाँ पे तुल्यांकी भार है। यदि हम 2 सब्सटेंस अलग अलग ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2। और फर्स्ट लॉ से W1 की वैल्यू, जो पदार्थ एक जो भी है, Z1IT और W2 की वैल्यू Z2IT लिखा जा सकता है। तो ये अपना रिलेशन बन जाएगा Z1/Z2 इज इक्वल्स टू E1/E2। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं Z इज प्रोपोर्शनल टू E। इससे अपना रिजल्ट ये निकलेगा कि जो Z है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, वो इज प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो इसके बाद है एक फेराडे। 1 फेराडे किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम इक्विवेलेंट भार को डिपॉजिट करने या लिबरेट करने में जितने आवेश की आवश्यकता होती है उसे 1 फेराडे कहा जाता है। और इसके अलावा 1 फेराडे की डेफिनेशन ये भी दी जाती है कि 1 मोल इलेक्ट्रोड का जो चार्ज होता है वो 1 फेराडे कहलाता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कैसे निकालते हैं? 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो कांस्टेंट के बराबर संख्या। तो अवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलोम। तो अवोगाद्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हमको प्राप्त होती है वो लगभग होती है 96,500। तो 1 फेराडे जो है वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो इस प्रकार यदि हम इन दोनों नियमों को यदि शामिल करें तो हम ये निकाल सकते हैं W इज इक्वल्स टू IT इंटू E/F, जहाँ पे E इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस है, I करंट है, T टाइम है और F फेराडे है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम होती है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।